हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करते हैं अमेंडमेंट और जून 2021 एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी सीएस प्रोफेशनल। तो दोस्तों, वैसे तो ये अमेंडमेंट ओल्ड सिलेबस के लिए स्पेशली प्रिपेयर की गई हैं, बट अगर आप न्यू सिलेबस के भी हैं और फिर भी आपके लिए काफी हद तक रेलिवेंट है, क्योंकि काफी सारे प्रोविजन 99% या 90% सेम प्रोविजन है ओल्ड और न्यू सिलेबस के अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अमेंडमेंट है 3 चैप्टर में, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड इफेक्टिवनेस इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड थर्ड है सीएसआर। तो इन 3 चैप्टर में ही अमेंडमेंट है जून 2021 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में जो अमेंडमेंट है वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ग्लोबल ट्रेंड, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लेकर के ग्लोबल ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट है न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आया है फॉर फिनिश लिस्टेड कंपनीज, यानी कि जो फिनलैंड वगैरह में लिस्टेड कंपनीज हैं। उसके बाद है जापान स्टीवर्डशिप कोड 2020। उसके बाद है इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020, यानी कि जून 2021 में जो अमेंडमेंट आएंगी वो आएंगी दिसंबर 2020 तक की। ठीक है, तो ये 3 है चैप्टर 3 में। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले को, न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड फॉर फिनिश लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया गया था ये जनवरी 2020 में। इसने रिप्लेस कर दिया प्रीवियस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड था फॉर फिनिश कंपनीज 2015 वाले को, और इसमें कुछ ना एडिशनल रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। दोस्तों, मैंने ये बड़े ही अच्छे तरीके से बनाए गए नोट्स हैं। अगर आप आईसीएसआई के नोट्स देखेंगे तो उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आने में दिक्कत होगी। तो 2020 वाले कोड में इंट्रोड्यूस किए गए हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द फिनिश लिस्टेड कंपनीज। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? रेम्यूनरेशन को लेकर के, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को लेकर के, एज रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स डायरेक्टिव related to remuneration and related party transactions as required by shareholders right directive। सेकेंड जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है वो है चेंज टू द रिकमेंडेशन कंसर्निंग द ऑडिट कमेटी, यानी ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आई हैं। और थर्ड है असेसमेंट एंड डिस्क्लोजर टू इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स, यानी कि बोर्ड की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कुछ नई रिक्वायरमेंट आई हैं। अब देख लेते हैं विच कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद द कोड। किस कंपनी पर ये एप्लीकेबल हो रहा है? एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन नैस्डैक हेलसिंकी लिमिटेड, हेलसिंकी स्टॉक एक्सचेंज। तो आप नैस्डैक भी कर देंगे, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी कंपनी लिस्टेड है नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, जो भी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं फर्स्ट वाले पॉइंट में, हाउएवर इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एज वेल एज कंपनीज हुज शेयर्स आर लिस्टेड फॉर एग्जांपल ऑन नैस्डैक फर्स्ट नॉर्थ ग्रोथ मार्केट आर नॉट ऑब्लिग टू कंप्लाई विद द सीजी कोड। यानी कि दोस्तों, अगर हमारी कंपनी है विद शेयर्स लिस्टेड है, नैस्डैक जो मेन बोर्ड है नैस्डैक का उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो हमें ये कोड कंप्लाई करने हैं। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं नैस्डैक फर्स्ट नॉर्थ ग्रोथ मार्केट फिनलैंड, यानी कि जैसे हमारे यहाँ एसएमई है ना इंडिया में, उस तरीके से कोई एसएमई टाइप का इनका एक्सचेंज है, अगर उस पर शेयर्स लिस्टेड है या फिर कोई अदर देन शेयर सिक्योरिटी लिस्टेड है, चाहे तो एसएमई वाले पे या फिर मेन एक्सचेंज पे, तब इस कोड को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। However, they must include a corporate governance statement in the management report or in a separate report। उनको पूरा कोड कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट जो है मैनेजमेंट रिपोर्ट में, यानी कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या फिर एक सेपरेट रिपोर्ट में प्रोवाइड करनी होगी। अब दोस्तों रेम्यूनरेशन पॉलिसी एंड इट्स रिपोर्टिंग की बात की गई है। तो रेम्यूनरेशन पॉलिसी report only on company's board of directors, supervisory board if any, and the managing director and deputy managing director। यानी कि एक रेम्यूनरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी
जो किसके बारे में बात करेगी, किसकी रिपोर्टिंग करेगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, सुपरवाइजरी बोर्ड की सैलरी कितनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर की कितनी है और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी क्या है। However, information on the remuneration of rest of the management, यानी कि जो बाकी के लोग हैं मैनेजमेंट के, उनके सैलरी के रिगार्डिंग, उनकी रेमुनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कंपनी, कहाँ, कंपनी की वेबसाइट पर। रिपोर्टिंग डेडलाइन, यानी कि कब तक हमें रिपोर्ट करना है। रेमुनरेशन पॉलिसी टू बी प्रोपोज्ड टू द एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में प्रोपोज्ड करनी है। मस्ट बी पब्लिश्ड एज एन अपेंडिक्स टू स्टॉक एक्सचेंज रिलीज नॉट लेटर देन 3 weeks प्रायर टू द जनरल मीटिंग, यानी कि जब हम कंपनी की एजीएम के लिए नोटिस इश्यू करेंगे, यानी कि जैसे 3 weeks है ना, यानी कि 21 days, जैसे इंडिया में भी 21 क्लियर डेज पहले हम एजीएम का नोटिस देते हैं, तो इसमें भी जब एजीएम को समन करने के लिए नोटिस इश्यू किया जाएगा या फिर उस नोटिस देने के टाइम से पहले ही हम पब्लिश करेंगे कंपनी की रेमुनरेशन पॉलिसी भी। ठीक है फ्रेंड, अब जो कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उसमें रेमुनरेशन पॉलिसी के ऊपर बात की गई है। एडवाइजरी डिसीजन बाय द जनरल मीटिंग ऑन द रेमुनरेशन पॉलिसी एंड रेमुनरेशन रिपोर्ट। ठीक है, अंडर द अमेंडेड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एक्ट, द रूल्स implementing the shareholders right directive, the decision by the general meeting concerning the remuneration policy and remuneration report is only advisory in nature, यानी कि वो उसको चेंज करने के रिगार्डिंग नहीं देंगे, लेकिन वो एडवाइजरी तरीके से ही दे सकते हैं। However, as per the corporate governance code and limited liability companies act, provision require that general meeting will address the remuneration policy and report, यानी कि वो उसको कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे और अगर वो कुछ सजेस्ट करना चाहें तो उस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जनरल मीटिंग में मेंबर की बात की गई है। मटेरियल पोजीशन टेकन बाय द शेयर होल्डर शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, यानी कि जो रेमुनरेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, बाकी मिनट्स तो हमें बनानी है, लेकिन रेमुनरेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर कुछ मटेरियल पोजीशन कुछ उन्होंने रखा है कि ये तरीके होने चाहिए, तो उसको भी हम सही तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ये नोट्स काफी अच्छे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर प्रपोजल टू इलेक्ट बोर्ड मेंबर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि बोर्ड इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर की गई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड इवैल्यूएट द इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड इवैल्यूएट द इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे। Which of the directors are independent of the company, यानी which of the directors are independent of the company and which are independent of the significant shareholders, इसका मतलब समझे, यानी कि ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर हैं जिनका कंपनी के किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे इंडिया में है उस तरीके से, तो हम फिनिश की बात कर रहे हैं। और ये शेयर होल्डर्स यानी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर से भी उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो कौन से डायरेक्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट है, कौन से सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रीवैल्यूएट द सिचुएशन एवरी ईयर, हर साल इंडिपेंडेंस की सिचुएशन इवैल्यूएट करेंगे एंड द इवैल्यूएशन विल बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन, यानी कि कुछ ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग भी बात की गई है। द रिकमेंडेशन कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, composition of the board of directors has been updated to reflect that at least one member of the company's audit committee must have expertise required by law, यानी कि कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, लेबर लॉ, इस तरीके के लॉ में एक मेंबर ऑडिट कमेटी का होना चाहिए जिसको एक्सपर्टाइज इन लॉ हो। एंड at least one member of the audit committee must have expertise in accounting or auditing. Other duties of the audit committee may include defining principle for monitoring, कि बिजनेस को कैसे मॉनिटर करना है, और या फिर अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी कंप्लायंसेस को कैसे मॉनिटर करना है। असेसिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन,
ये भी ऑडिट कमेटी की ड्यूटी हो सकती हैं। प्रोसेसिंग द अकाउंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि ऑडिट कमेटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग काम करेंगे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एथिक्स ऑडिट, तो इस तरीके की रिपोर्टिंग में भी वो काम कर सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग बात की गई है। कंपनीज शुड डिफाइन एंड रिपोर्ट, कंपनी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगी और रिपोर्ट करेंगी देयर प्रिंसिपल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड असेसिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कंपनी बताएंगी कि वो कैसे मॉनिटर करती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को और कैसे असेस करती हैं। Ensure proper decision making in related party transactions in accordance with the new requirement of the listed company, यानी कि रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग होती है कि कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कितना क्या, ऑनलाइन प्राइजेस क्या है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। कंसिडर इन पर्टिकुलर हाउ द कंपनी आइडेंटिफाइज, यानी कि ये बताएगी कि कंपनी आइडेंटिफाई कैसे करती है कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, यानी कि रिसीविंग पार्टी कौन है। रिपोर्ट एंड हाउ द प्रोसीजर विल बी सुपरवाइज, यानी कि जो आइडेंटिफाई करने का, इवेलुएट करने का, मॉनिटर करने का जो प्रोसेस है उसे किस तरीके से है और उसको सुपरवाइज कौन करता है, किस तरीके से सुपरवाइज किया जाता है, एक दिन में किया जाता है, वीकली किया जाता है, मंथली किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है, इस तरीके से बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड ये हमारा फिनिश जो लिस्टेड कंपनी के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे प्रोविजन थे, 4 प्रोविजन थे इसमें। बीच कंपनी पे अप्लाई होगा जो कंपनी नेस्डेक मेन स्टॉक एक्सचेंज पे विद शेयर लिस्टेड होंगी, ठीक है, मेनली उन पे होगा। बाकी का रेमुनरेशन पॉलिसी एंड इट्स रिपोर्टिंग की बात की गई है। और उसके बाद एडवाइजरी डिसीजन होगा जनरल मीटिंग में, और जो हमारे बोर्ड हैं उनकी इंडिपेंडेंस की यहाँ पर बात की गई है। ऑडिट कमेटी की बात की गई है, एक्सपर्टाइज इन लॉ, एक्सपर्टाइज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होना चाहिए, और बाकी की अदर ड्यूटीज भी कंसिडर करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को किस तरीके से ट्रीट करना है उसकी बात की गई है। अब आता है सेकेंड जापान स्टीवर्डशिप कोड 2020। Establish fiduciary duty by institutional investors on behalf of their client. The code primarily targets institutional investors investing in Japanese listed shares, यानी कि जो institutional investors हैं हमारे, वो Japanese listed कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, उसी पे मेन फोकस किया गया है। तो since its initial release, the code has continued to embrace the following approach, यानी कि ये जो हमारा जापान स्टीवर्डशिप कोड पुराना वाला था, ये 3 अप्रोच उन सभी में थी। फर्स्ट है सॉफ्ट लॉ अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, कंप्लाई और एक्सप्लेन। तो देख लेते हैं। ऑल्दो द कोड इज नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी कि कोड लीगली बाइंड नहीं कर रहा है। द एफएसए, एफएसए है फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी, यानी कि जैसे अपने यहाँ सेबी है, एमसीए है, इस टाइप की जापान में एफएसए है, फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी। ऑल्दो द कोड इज नॉट बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग, द एफएसए एनकरेजेज आई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू वॉलंटरली एडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड, यानी कि ये लीगली बाइंड नहीं कर रहा, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एफएसए जो है एनकरेज करता है आईआई को कि वो वॉलंटरी एडॉप्ट करें कोड को। by disclosing a list of institutional investors who have become signatories, ठीक है, तो ये encourage करते हैं। Principle based approach, the code adopt a principle based approach instead of a rule based approach so that code's principles are applied in practice can differ depending on factors, यानी कि इन्होंने ना यहाँ रूल नहीं बनाया कि भाई ये काम इस तरीके से होना चाहिए, इन्होंने प्रिंसिपल बना दिए कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, या फिर जो कंपनी के साइज है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, और तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत अपनी पॉलिसीज को कम ज़्यादा या जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कंप्लीटली या 90% 50% फॉलो कर सकते हैं। थर्ड है कंप्लाई और एक्सप्लेन,
The code adopt a comply or explain approach under which an institutional investor can either disclose its intention to comply with principle, यानी कि कैसे कंप्लाई किए हैं और क्या इंटेंशन थी बिहाइंड कंप्लायंस वो बता देंगे। अगर कंप्लाई नहीं किए हैं तो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि व्हाई इट इज नॉट सुटेबल टू एडॉप्ट सच प्रिंसिपल, कि सुटेबल नहीं था हमारे बिजनेस के पर्पज से इसलिए हमने एडॉप्ट नहीं किया भैया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो नोट वर्दी चेंजेस इन द रिवाइज्ड जापान स्टीवर्डशिप कोड, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये है, यानी कि ये नए पॉइंट्स आए हैं, पहले वाले तो पहले भी थे और अब भी हैं, तो ये 5 पॉइंट हमारे नए ऐड हुए हैं। फर्स्ट है स्ट्रेस ऑन सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग ESG फैक्टर्स। ESG का मतलब है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स, यानी कि सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया गया है इंक्लूडिंग ESG फैक्टर्स। तो देयर वाज नो मेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी और ESG इन द प्रीवियस वर्जन। ठीक है, प्रीवियस वर्जन में ऐसा कुछ नहीं था। इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड ESG फैक्टर्स इन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ रिवीजन कोड इज टू एड्रेस इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग, यानी कि हमें जो एड्रेस का मतलब रिजॉल्व करना है इश्यूज, जो हमारे इश्यू है सस्टेनेबिलिटी से रिगार्डिंग एंड एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना इस कोड को लाने का मकसद था। डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस फॉर बोर्ड ऑन एजेंडा आइटम्स, तो यहाँ पे बात की गई है, तो ये इंस्ट्रक्ट करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को डिस्क्लोज करने के लिए द वोटिंग रेशनल। इसका मतलब है कि कौन कौन से वोट अगेंस्ट आए और कौन कौन से खिलाफ आए एजेंडा आइटम्स के, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे वो अपने जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके सामने प्रपोजल रखेंगे कि भाई हम इन इन्वेस्टिंग कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो कौन कौन लोग उसके अगेंस्ट हैं और कौन कौन उसके बिहाफ पर वोट करते हैं, इन फेवर वोट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू एसेट्स क्लासेस अदर देन लिस्टेड शेयर्स, यानी कि ये पेंशन फंड वगैरह की यहाँ पे बात की है। द प्रीवियस वर्जन टारगेट IIIs इन्वेस्टिंग जापानीज लिस्टेड शेयर्स। रिवीजन कोड ऐड, यानी कि इस वाले कोड में ऐड किया गया है कि ये अप्लाई कर सकता है अदर असेट्स क्लासेस पे भी, एज फार एज इट कंट्रीब्यूट्स टू द फुलफिलिंग स्टीवर्डशिप रिस्पांसिबिलिटीज एज डिफाइंड इन द कोड। तो स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज ऑफ द असेट्स ओनर्स सच एज कॉर्पोरेट पेंशन फंड। रिवीजन कोड क्लैरिफाइज स्टीवर्डशिप रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ असेट्स ओनर्स, और ये इंस्ट्रक्ट करता है असेट्स ओनर को, इंकरेज करता है असेट्स मैनेजर को टू एंगेज इन इफेक्टिव स्टीवर्डशिप एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली टू देयर साइज कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स। तो ये दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि आप एक बार देख लीजिए, इसमें समझाने के जैसा कुछ नहीं है, आप पोज करके नोट भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो रिवीजन कोड में एक और प्रिंसिपल ऐड किया गया है, जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए उनकी बात की गई है, जैसे कि प्रॉक्सी एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं फॉर द पेंशंस, शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू एनहांसिंग द फंक्शन ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट चेन, यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रॉक्सी एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कामों को अच्छी तरीके से कराएं, जिससे कि वो स्टीवर्डशिप रिस्पांसिबिलिटी को मेंटेन कर पाए और फुलफिल कर पाए। अब आता है दोस्तों थर्ड आता है इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020, अप्लाई करता है ऑल कंपनीज विद शेयर्स, यहाँ पे भी शेयर की बात की है, लिस्टेड ऑन इटालियन मेन मार्केट। इटालियन मेन मार्केट जो है मर्कैटो टेलीमेटिको
एजेनारियो या फिर आप शॉर्ट में एमटीए भी बोल सकते हैं। एप्लीकेबल होने कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस, मैंने बुलेट पॉइंट में बना दिए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग आफ्टर 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे ये क्या करने हो जाके एप्लीकेबल हो जाएंगे। While the disclosure should be provided in the corporate governance report to be published during 2022, यानी कि जो पहली बार पब्लिश किए जाएंगे वो 2022 की रिपोर्ट में आने चाहिए। Has a renewed structure divided into principles and recommendation, कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं और कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। Sustainability and proportionality are एट द हार्ट, यानी कि मेन फोकस सस्टेनेबिलिटी पे किया गया है और प्रोपोर्शनलिटी पे किया गया है। अब देख लेते हैं फोकस किस पे किया गया है। आर्टिकल 1 फोकस करता है रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या फोकस रहेगा, क्या रोल रहेगा कंपनी के बिजनेस में, गवर्नेंस में, सस्टेनेबिलिटी में, ईएसजी फैक्टर्स में। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, तो कॉर्पोरेट बॉडीज किस तरीके से की जाएंगी, इनकॉर्पोरेट या उनके बोर्ड की क्या कॉम्पोजिशन रहेगी उसकी बात की है। फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रोल ऑफ द चेयर, यहाँ पे रोल की बात की गई है, यहाँ पे फंक्शन की बात की गई है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड इवैल्यूएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट होंगे, कौन अपॉइंट कर सकता है, इंडिपेंडेंस उनकी इवैल्यूएट की जाएगी हर साल। रेम्युनरेशन किस तरीके से होगी, बढ़ाई तो नहीं गई है, उसके प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल की बात की गई, रिस्क मैनेजमेंट की सिस्टम की बात की गई है, रिस्क को किस तरीके से कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है या एलिमिनेट निकाला जा सकता है। अब दोस्तों हमारा जो इसी चैप्टर का जो 3 पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जापान स्टीवर्डशिप कोड, फिनिश जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड था लिस्टेड कंपनीज के लिए, और इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020। अब आता है बोर्ड इफेक्टिवनेस इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो लेसन नंबर 5 में दिया गया है। यह है रूल 4 जो था हमारा, जिसमें कुछ मैटर्स दिए गए हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते हैं। तो मैटर्स नॉट टू बी डील्ड विद इन ए मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो वो कौन कौन से मैटर है, इसी में अमेंडमेंट आई है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% ये आ सकता है एग्जाम में। तो पहले हमें रूल 4 में बता दे रहे हैं मैटर्स, द फॉलोइंग मैटर्स शैल नॉट बी डील्ड within any meeting held through video conferencing or other audio visual means. First है approval of annual financial statement, approval of board report, approval of prospectus, audit committee meeting or consideration of financial statement including CFS, the approval of matters relating to amalgamation, merger and takeover. उसके बाद देखिए provided that where there is quorum presence in a meeting through physical presence, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस में quorum प्रेजेंट है तो बाकी के डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इसके बाद अमेंडमेंट आई है, तो ये दोस्तों फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स अमेंडमेंट रूल्स 2020। तो आपको यही लैंग्वेज लिख देनी है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रूल्स एंड एंडिंग ऑन 30th June 2021. The meeting on the matters referred above, जो above हमारे मैटर हैं, यानी कि जो 5 मैटर हैं, चाहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए हो, बोर्ड रिपोर्ट को, प्रोस्पेक्टस को हो, ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो या मर्जर टेकओवर के रिगार्डिंग मीटिंग हो, उसके लिए भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर सकते हैं। कोरोना की वजह से ये जो है हमारा रूल आए थे। पहले ये इनका टाइम जो 30 जून 21 तक नहीं था, पहले मैं वो यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको 30 जून 2021 ही याद रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% आ सकता है एग्जाम में।
अब दोस्तों चैप्टर 13 में जो अमेंडमेंट है CSR के रिगार्डिंग, तो पहले हम देख लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेंड। 2020 में क्या ट्रेंड हो रहा था? बी ट्रांसपेरेंट एंड थोरो। तो with information now able to be rapidly distributed through digital platform। ये कह रहा है कि क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन जो सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हर जगह मिल जाती हैं, तो CSR ट्रांसपेरेंसी जो है एक की टास्क है 2020 या 2021 के बाद। कंपनीज को जो है मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सिंसियरिटी एंड ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी, और एल्स ये कह रहा है कि कंपनी को भाई प्रूव करना चाहिए कि सिंसियर है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही देता है और ऑथेंटिसिटी से काम करता है, ऑनेस्ट है। अगर ये सब नहीं करता है तो जो इसका ब्रांड है वो रिस्क में आ जाएगा और इसको डैमेज हो सकता है, उसके इन्वेस्टर वगैरह उसके ब्रांड को खिलाफ हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेने हैं, यानी कि हमें पहले से लेना है कि हमें क्या क्या सही डिसीजन लेने हैं जिससे कि हमारी ब्रांड वैल्यू इनहेंस हो सके। इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन CSR, तो listening, understanding and accommodating the needs of employees is paramount in this time. Organization should include, ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करना चाहिए इन देयर मटेरियली एफर्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ CSR प्रोसेस, यानी कि CSR प्रोसेस में अपने एम्प्लॉय को भी इंगेज करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे, उनकी मोरल जो कनेक्टिविटी हो सके, उन्हें लगे कि भाई ये मेरी कंपनी का काम चल रहा है, इधर मेरी कंपनी ये सड़क बना रही है, ठीक है, मैं देखता हूँ इसको आके 1 घंटे, तो एक अपनापन सा लग जाता है, इसलिए जिससे कि अच्छे तरीके से काम हो सके, तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी जो उस लेवल पे हैं उनको इन्वॉल्व करे। तो अभी कॉर्पोरेट ट्रेंड की बात, CSR ट्रेंड की बात चल रही है। सेंटर बिजनेस एक्टिविटीज अराउंड CSR, ये कह रहा है कि एक कंपनी CSR इनिशिएटिव must be built into the foundation of their business and demonstrated in daily operation. Even though social issues जो है मेजर फोकस ऑफ दिस ईयर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो ये इसकी बात की गई है कि टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिटी वेलबींग, तो कम्युनिटी वेलबींग के रिगार्डिंग भी हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो CSR इनिशिएटिव इवॉल्व एज बिजनेस इवॉल्व, यानी कि ये कह रहा है कि जैसे बिजनेस चलता है वैसे ही CSR के इनिशिएटिव भी साथ साथ चलने चाहिए, और कम्युनिटी जो इम्पैक्ट हुई है कोविड-19 की वजह से 2020 में, उसके रिगार्डिंग भी जो कंपनी कर सकती है उन्हें करना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट ट्रेंड थे दोस्तों 4, ठीक है। तो वैसे तो इनके आने के चांसेस कम हैं क्योंकि जो आने वाला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक ही आएगा इन दोनों में से। इम्पैक्ट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 ऑन CSR, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल क्या है? कंपनीज अमेंडमेंट बिल ऑन CSR आया था, तो इसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया सम प्रोविजन बेस्ड ऑन दिस देयर ग्रेविटी। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट बिल ऑन CSR आता है तभी आपको ये 4-5 पॉइंट लिख देने हैं। सेकंड है टू अमेंड वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू क्रिमिनलाइज माइनर प्रोसीजरल एंड टेक्निकल स्पेसिस, यानी कि जो हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन थे छोटे छोटे जो क्रिमिनलाइज कर रहे थे, तो उनको हम अमेंड कर देंगे जिससे कि डीक्रिमिनलाइज हो जाएं उनकी लायबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट इनटू सिविल रॉन्ग, यानी कि उनको सिविल रॉन्ग में कंसीडर कर लेंगे। टू कॉन्स्टेंट इंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट ग्रेटर ईज ऑफ लिविंग फॉर लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट, ये कह रहा है कि जो लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट हैं, कंपनीज हैं, लॉ को अच्छी तरह से कंप्लाई करती हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, फैसिलिटेट करेगी इन द ग्रेटर ईज ऑफ लिविंग में। टू प्रोवाइड ग्रेटर ईज ऑफ लिविंग टू कॉर्पोरेट्स थ्रू सर्टेन अदर अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, कुछ और अमेंडमेंट के थ्रू भी कॉर्पोरेट को बेनिफिट दिया जाएगा। और ये पॉइंट है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज, तो प्रोड्यूसर कंपनी का जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब तक 1956 वाले एक्ट की ही प्रोड्यूसर कंपनी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही थी, लेकिन अब इस बिल में 2013 वाले एक्ट की प्रोड्यूसर कंपनी भी इफेक्टिव हो जाएंगी।
उसके बाद दोस्तों CSR बिल की कुछ हाइलाइट्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका 99% आने के चांसेस हैं। कि हाइलाइट्स है सेटिंग ऑफ एक्सेस CSR एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आपने CSR एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया 2% से, उसकी बात की गई है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कैरी फॉरवर्ड करने का, लेकिन ये अब आ गया है। करंटली एक्सेस CSR स्पेंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ये कह रहा कि अब तक नहीं कर सकते थे। तो देयरफॉर ए थर्ड प्रोविजो हैज बीन एडेड टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 135। तो ये आपको याद रखना है, थर्ड प्रोविजो है ऐड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक पॉइंट पे आ सकता है, ये 5-6 पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2-3 या सारे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रोविजो जरूर लिख कर आना आपको। इफ द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 2%, यानी कि जो 2% था ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये कह रहा है कि जो कंपनी को 2% करना था और 2% से अगर कंपनी ने ज्यादा कर दिया है, तो सच कंपनी मे सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर दिस सेक्शन फॉर सच नंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि कितने साल तक वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, हाँ ये बात आ गई है। तो क्लैरिफिकेशन भी कुछ टाइम में आ जाएगी। ठीक है, अमेंडमेंट्स लिंक टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहाँ पे विजन ऑफ द प्रोपोज्ड न्यू सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो दोस्तों अभी ऐसा प्रपोज किया गया है कि आने वाले टाइम में सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि उसमें क्या ट्रेडिंग होगी, किस चीज की ट्रेडिंग होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में किसी कंपनी ने 2% से ज्यादा का अमाउंट स्पेंड कर दिया है, तो वो कंपनी अपने इस अमाउंट को सेल कर सकती है उस कंपनी को जिसको अमाउंट स्पेंड करना था CSR का लेकिन नहीं किया है। समझ गए ना, देख लीजिए, कंपनी दैट आर स्पेंडिंग मोर देन द लिमिट ऑफ 2%, यानी कि जो कंपनी 2% की लिमिट से ज्यादा स्पेंड करी है, कैन सेल और ट्रेड दिस सरप्लस, तो वो अपने इस सरप्लस अमाउंट को सेल कर सकती हैं। किस कंपनी को? कंपनी विच हैव फेल्ड टू मीट देयर एनुअल कोटा, यानी कि जिनको 2% या तो बिल्कुल नहीं किया या फिर 2% कंप्लीट नहीं किया, वो उनको परचेज करना होगा उस कंपनी से जिसने ज्यादा किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो ये जो प्रोविजन है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, ये रिकमेंड किया है जो हमारी सेबी है। सेबी ने एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर्ड कमेटी ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है। मैनेजिंग अनस्पेंड CSR एक्सपेंडिचर, यानी कि जो अनस्पेंड अगर बच जाएगा कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे, किस तरीके से करेंगे उसकी बात यहाँ पे की गई है। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड सबसेक्शन 5 के अंडर, तो अंडरटेकन बाय द कंपनी शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी अमाउंट अनस्पेंड बच जाएगा, यहाँ पे अनस्पेंड की बात की गई है, एक्सेस स्पेंड की नहीं। ठीक है, यानी कि 2%, मान लो 2 करोड़ रुपए हमने निकाला, 1.5 करोड़ जो हमारा स्पेंड हो चुका है, 50 लाख का अमाउंट बचा है। ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा कहाँ स्पेंड करना है, तो कंपनी उसको सेल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंपनी उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी? टू ए स्पेशल अकाउंट जो ओपन किया जाएगा शेड्यूल्ड बैंक के पास। उसका नाम क्या रखा जाएगा? CSR अनस्पेंड CSR अकाउंट। ठीक है, अनस्पेंड CSR अकाउंट, एंड सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो अनस्पेंड अकाउंट है वो आने वाले 3 सालों में खर्च किया जाना चाहिए कंपनी से। अगर 3 सालों में भी खर्च नहीं किया तो फिर उस अमाउंट को कंपनी विद इन 30 डेज ट्रांसफर कर देगी
उनमें से किसी फंड में जो शेड्यूल 7 में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड या फिर काफी सारे मिलिट्री फंड इस तरीके के दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग फंड दिए गए हैं, उस फंड के अंडर ट्रांसफर कर देगी अगर आने वाले 3 सालों में भी स्पेंड नहीं किया है। ठीक है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। जी हाँ दोस्तों, पहले CSR 135 में कोई भी नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग पेनल्टी नहीं थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सबसेक्शन 7 अब सबसेक्शन 7 चेंज कर दी गई है। इफ ए कंपनी डिफॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग सबसेक्शन 5 और 6 को, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी होगी, जो पेनल्टी हो सकती है ट्वाइस यानी कि डबल ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फंड। यानी कि जो अमाउंट किया जाना था उसका डबल और द अनस्पेंट CSR अमाउंट, यानी कि इनकेस बिल्कुल नहीं किया तो उस केस में डबल, अगर कुछ किया है लेकिन बाकी का नहीं किया तो जितना अनस्पेंट था, क्योंकि कुछ नहीं किया केस में डबल इसलिए कि भाई कंपनी ने कुछ भी एक्शन लिया ही नहीं, कंपनी सोई हुई है उसके अगेंस्ट। ठीक है। और 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट बहुत है ये। और जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में होंगे उनको भी पेनल्टी देनी होगी। कितनी होगी? 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी। हाउएवर द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन ईच ऑफिसर इज ए सम ऑफ 2 लाख रुपीज। क्योंकि भाई जो भी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हैं, अगर वो प्रमोटर भी हैं तो उन पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जो इंडिपेंडेंस प्रोफेशनल हैं या डायरेक्टर हैं उन पर ज़्यादा यहाँ पर 2 लाख रुपए मैक्सिमम कर दी गई है। ठीक है। अब आती है बात CSR कमेटी के अंदर। तो जो न्यू सब क्लोज यानी सब रूल 9 है, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड। दोस्तों आप जानते हैं कि CSR कमेटी का बनाती है, यानी कि 135 सबसेक्शन 1 में ही प्रोवाइड किया गया। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर और प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है तो उसको CSR कमेटी बनाना जरूरी है। लेकिन इस रूल्स के अकॉर्डिंग, सब क्लोज 9 के अकॉर्डिंग, अगर वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड यानी कि जो अमाउंट खर्च किया जाना चाहिए 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है तो उस कंपनी को CSR कमेटी बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन जो फंक्शन होंगे CSR कमेटी के वो डिस्चार्ज किए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। यानी कि 50 लाख का ही अमाउंट है भाई, है ना, तो इतनी तो कंपनी में डायरेक्टर होंगे, इतनी सिंसियर तो होंगे ही, कंपनी का यहाँ पर खर्चा ना बढ़े अलग से कमेटी बनाने के रिगार्डिंग, कमेटी के कंप्लायंस करने के रिगार्डिंग, तो बोर्ड डायरेक्टर ही उस कमेटी के फंक्शन को कर देंगे। अनसर्टेनिटी स्टिल लूम्स फॉर ट्रस्ट एंड सोसाइटी। तो दोस्तों अभी वन ऑफ द प्रोपोजल अंडर द इंडियन कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2020 वाज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR एक्टिविटीज। यानी कि CSR एक्टिविटीज किसके थ्रू की जाएंगी उसके रिगार्डिंग भी एक प्रोपोजल थी। या तो कंपनी खुद से करे, कंपनी डायरेक्टली करे, या फिर एक कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसके थ्रू करे, या फिर अर्लियर सेक्शन 25 में थी, या फिर कोई ऐसी स्टेब्लिशमेंट जो बनाई गई है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। ठीक है, तो इसको अभी पास नहीं किया गया है, मतलब कि ये जो है ये अभी प्रोपोजल में है, अभी इसको फाइनल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें ना ट्रस्ट और सोसाइटी की बात नहीं की गई है। क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं प्रोजेक्ट CSR के वो ट्रस्ट और सोसाइटी के द्वारा ही किए जाते हैं, मेनली ट्रस्ट के द्वारा। सेक्शन 8 कंपनी को लोग बनाते हुए सोचते हैं कि ये क्या है यार, ये क्या है, मतलब कोई भी इस फील्ड का बंदा नहीं है तो वो यही सोचता है कि ये क्या है, उसको प्रूफ बताना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन एग्जाम में आता है तो आप इसको भी जरूर लिख के आएँ, या फिर की हाईलाइट आती हैं CSR रूल्स की तो आप 6 के 6 पॉइंट लिख कर आए। और नंबर 1 है सेटिंग ऑफ एक्सेस CSR एक्सपेंडिचर। एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं, हमारा ये जो टॉपिक वैसे तो खत्म होने वाला है। सेटिंग ऑफ एक्सेस CSR एक्सपेंडिचर हमने एक्सेस कर दिया, तो थर्ड पे भी जो आपको जरूर लिख कर आना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में
बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्पेंड CSR एक्सपेंडिचर, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना, ट्रांसफर किया जाना, उसकी बात की गई है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ट्वाइस अनस्पेंड CSR अकाउंट और 1 crore विच एवर इज लेस। CSR कमेटी, अगर किसी कंपनी का स्पेंड अकाउंट 50 लाख तक है तो उसको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसके कर देंगे उस कमेटी के काम। और यहाँ पर ये प्रपोजल आया था कि कंपनी खुद या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट या फिर SL के द्वारा बनाई गई है या सेक्शन 8 कंपनी कर सकती है, तो अभी प्रपोजल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, एंड लास्ट टॉपिक है CSR ऑडिट। तो CSR ऑडिट पहले भी था लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आया है। टू एंश्योर दैट द कंपनीज कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 रूल्स मेड देयर अंडर जेन्युइनली, ये कह रहा कि एंश्योर करने के लिए कि कंपनी जेन्युइनली CSR के प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं और जेन्युइनली स्पेंड कर रहे हैं और जेन्युइनली एलिजिबल प्रोजेक्ट पे ही स्पेंड कर रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन CSR स्फीयर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे कि हम अदर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज में कंप्लायंस की बात करते हैं, तो हमें CSR एक्टिविटीज में भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से यहाँ पर ऑडिट कराना चाहिए, एक रिव्यू रिपोर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे CA की बात नहीं कही है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जो CSR के अंडर होगा वो होंगे हम लोग खुद, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो in this regard, an independent CSR audit or review and issue of CSR audit report by the company secretaries in practice. तो यहाँ पे shall not only give the existing CSR mechanism much needed support, but will also give authentic information about the utilization of CSR fund. CSR fund किस तरीके से हो रहा है, किस किस एक्टिविटीज में हो रहा है, तो ये जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होंगी वो सर्टिफाई करके देंगे, जिससे कोई भी स्टेक होल्डर को टेंशन लेने की जरूरत इधर नहीं है कि कंपनी ने कुछ भी फ्रॉड किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे सोशल ऑडिटर, CSR ऑडिटर जो होंगे CS इन प्रैक्टिस। It is heartening to note that ICSI has suggested to MCA for requirement of monitoring mechanism in CSR। ये कह रहा है कि मॉनिटर कैसे करना है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के रिगार्डिंग भी ICSI ने सजेस्ट किया है MCA को कि सर कुछ मॉनिटर के रिगार्डिंग भी मैकेनिज्म बनाइए। ठीक है, तो इसकी बात की है। तो दोस्तों ये हमारी अमेंडमेंट होगी है एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी CS प्रोफेशनल के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेलेवेंट हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।